क्योंकि मेरा राजनीति या ये मेरा व्यवसाय नहीं है। मेरा व्यवसाय मेरी फैक्ट्री है। मैं वहां पे बहुत एंजॉय करता हूँ। बीइंग एन इंजीनियर बहुत अच्छा लगता है काम करना। फैक्ट्री एक है कि घर की जरूरतें और परिवार की जरूरतें पूरी करने के बाद जो मेरे पास समय बचता है, मैं उसको समाज में कैसे दे सकता हूँ, उसको समाज में अपनी सोशल सर्विस से दे सकता हूँ। मैं कैमरे के सामने बिल्कुल सच बोलूंगा, मुझे आज से 6 महीने पहले जिंदगी में पहली बार उन्होंने पूछा था और मैंने उन्हें कहा था नहीं, मैं बहुत खुश हूं अपने प्रोफेशन में। देखिए, वादा करना और जमीन पर एक्चुअल में काम करने में अंतर है। वादे केजरीवाल साहब ने इसलिए किए थे कि उनको चुनाव जीतना था और लोगों ने ऐसा महसूस किया कि एक नया चेहरा लेकर के आएंगे, नया चेहरा लेकर के, और शायद कुछ बहुत ग्रेट हो जाएगा। मुझे ध्यान है कि उस समय पर उन्होंने सिर्फ एक वर्ड बोला था, जनकपुरी सवारी है, अब उत्तम नगर की बारी है। क्या ऐसा बदलाव लेकर के आऊं कि वहां की जनता के लिए सुखदायक हो। रात को हम कहीं से फंक्शन से आ रहे थे, तो वो तो सड़क पे रोक करके गाड़ी, ये वाली स्ट्रीट लाइट बंद है, तो उस खंबे का नंबर अपनी जेब से डायरी निकाल करके वो खंबे का नंबर नोट कर लेते थे। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, दिल्ली के अंदर चुनावी बिगुल बच चुका है और अभी थोड़ा सा राजनीतिक माहौल गर्मा गर्म भी है। और आज हमारे साथ एक खास ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनके पिता की दिल्ली की राजनीति में वो हिस्सेदारी रही है जो शायद आज तक कभी किसी को नहीं मिल पाई है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अतुल मुखी जी। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे थोड़ा सा हमारे जितने भी दर्शक आज देख रहे हैं आपको अपना एक छोटा सा परिचय जरूर दें सर। मेरा नाम अतुल मुखी, भाई साहब ने बताया। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, क्वालिफिकेशन से एमबीए मार्केटिंग हूं और जनकपुरी निवासी हूं। मैंने अपना उद्योग चलाता हूं एज ए एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट जनरेशन एक इंडस्ट्री सेटअप करी है। ये मेरे लिए एक सौभाग्य का अवसर होगा कि मैंने फ्रंट पर रह करके कभी राजनीति में काम नहीं किया जी। मैंने हमेशा बैक एंड पर एक कार्यकर्ता के नाते मैंने लगभग आप समझिएगा 8-9 चुनाव मैंने एज ए कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता मतलब मैंने पूरा का पूरा शो जी एज ए शेडो ऑफ द कैंडिडेट के नाते मैनेज किया। और जहां तक कहें कि संघ परिवार और भाजपा से नाता पैदा होने से पहले का है और अपनी आंख ही मैंने इसी परिवार में खोली है और विचारधारा कूट कूट कर भरी हुई है, चाहे वो दाद के साइड से चाहे वो नान के साइड से। ये विचारधारा बहुत अच्छे से ब्लड में है। सर, आपके जो पिताजी हैं श्री जगदीश मुखी जी, एक समय में दिल्ली की राजनीति में उनका बहुत बड़ा कद रहा है। असम के राज्यपाल भी रहे हैं वो, और अभी फिलहाल घर हैं। तो राजनीति कहीं ना कहीं आपको विरासत में मिली है, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन पिताजी अपने आप को राजनीति की नहीं समझते। वो तो आज भी अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता के नाते ही अपने आप को समझते हैं और वैसा ही उनका स्वभाव है कि अगर कोई भी समस्या है, दिल्ली की है, चाहे जनकपुरी की है, चाहे वो असम रहे, चाहे अंडमान रहे या मिजोरम रहे या मणिपुर रहे, उनको किसी भी समस्या की जड़ पे जाकर के उसको समाधान करना, उसका सॉल्यूशन ढूंढ करके लाना, ये उनका स्वभाव रहा है। और जिसको आज मैनेजमेंट में कहा जाता है रूट कॉज एनालिसिस, मेरे ख्याल से आज के युवा मेरे इस वर्ड से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। रूट कॉज एनालिसिस, ये रूट कॉज एनालिसिस जो है, हमने पिताजी को बचपन से ही करते हुए देखा है। वो किसी भी समस्या की रूट तक जाते हैं, उसको समझते हैं, उसको वहां से सॉल्व करते हैं,
तब जाकर के सामने वाले को लगता है कि आप तो बहुत बड़े राजनीतिक हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो जमीनी, बहुत ही जमीनी व्यक्ति हैं जी। और वही उनका स्वभाव है। तो अतुल जी, आपकी रिहाइश और आपकी पैदाइश जनकपुरी से ही है? नहीं, मेरी पैदाइश जो है, जब मैं 1 साल का था तब मैं जनकपुरी आया था। अच्छा अच्छा। और आ, तब से लेकर के जनकपुरी में ही हूँ। लेकिन पिछले कुछ समय से, क्योंकि मेरी फैक्ट्री मानेसर में है, अच्छा यहाँ से अच्छा। मानेसर ट्रैवल तो करना हरियाणा और लगभग दिल्ली 2.5 घंटे लग जाते थे। बट उम्मीद करता हूँ कि और 2-3 महीने में द्वारका एक्सप्रेस वे कंप्लीट हो हो जाएगा। जाएगा तो। वो द्वारका एक्सप्रेस वे से आप, मुझे ध्यान आया, द्वारका एक्सप्रेस वे का जितना हिस्सा दिल्ली सरकार को करना था, जो रोड की कनेक्टिविटी दिल्ली सरकार को देनी थी, वो अभी तक नहीं दी है। नहीं दी पाई। बाकी सारा बाकी कंप्लीट सारा हो गया है। कंप्लीट हो गया, तो अब बिल्कुल। उस रीजन के कारण से वहां पे वो बॉटल नेक है। अभी भी मुझे, मेरे को यहाँ से ट्रेवल करने में समय लगता है, क्योंकि मेरा राजनीति या ये मेरा व्यवसाय नहीं है। नहीं। मेरा व्यवसाय मेरी फैक्ट्री है। जी। मैं वहां पे बहुत एंजॉय करता हूँ, बीइंग एन इंजीनियर। बहुत अच्छा लगता है काम करना फैक्ट्री में। बट सर, आज के टाइम में बहुत सारे लोगों ने राजनीति को व्यवसाय बना दिया। ये ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। बहुत गंभीर बात है। आजकल लोग राजनीति को एज ए प्रोफेशन देखने लग गए हैं कि भी, जी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों की मानसिकता ये हो गई है कि भैया एक बार किसी भी पोस्ट पे चले जाओ और उसके बाद फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो पिताजी लगभग 40 साल से आ, अच्छी पोस्ट पर ही, लोगों की नजर में देखो तो बहुत अच्छी पोस्ट बिल्कुल पर बैठे बिल्कुल। हैं। तो मैं अपना प्रोफेशन, मैं अपनी फैक्ट्री में रोज 8 घंटे 12 घंटे क्यों काम करता। आ, नजरिया अलग अलग है। एक है प्रोफेशन। प्रोफेशन वो है जो मैंने क्वालिफिकेशन ली, उस बलबूते पे मैं अपनी आ, आ, घर की जरूरतें और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता हूं। एक है कि घर की जरूरतें और परिवार की जरूरतें पूरी करने के बाद जो मेरे पास समय बचता है, मैं उसको समाज में कैसे दे सकता हूं। उसको समाज में अपनी सोशल सर्विस से दे सकता हूं। सोशल सर्विस में मैं अपनी आवाज ऊपर तक कैसे पहुंचा सकता हूं। तो मुझे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के मैं अपनी आवाज को सही जगह पर पहुंच करके उसको सही दिशा दे करके लोगों तक एक रिजल्ट ला करके दे सकता हूं। ये मेरी भावना है और बिल्कुल। यही पिताजी से हमने सीखा है। आपने कभी मुखी साहब से इस चीज को लेके कभी चर्चा नहीं की कि आपको भी राजनीति में जाना चाहिए, या कभी उन्होंने आपको फोर्सफुली कहा हो कि अतुल भाई तुझे भी राजनीति ज्वाइन करनी? मैं कैमरे के सामने बिल्कुल सच बोलूंगा। मुझे आज से 6 महीने पहले जिंदगी में पहली बार उन्होंने पूछा था और मैंने उन्हें कहा था, नहीं, मैं बहुत खुश हूं अपने प्रोफेशन में। जी। और मैं पार्टी की विचारधारा को, और मेरे पिताजी पार्टी की विचारधारा को पूरी तरह से समझते हैं। हम्म। आप पार्टी में वंशवाद, परिवारवाद, ये सारी चीजों को, जो पार्टी की एक पॉलिसी है, एक ही परिवार के 4-4 व्यक्ति राजनीति में अलग अलग पोस्टों पर बैठे हुए ये हैं। एक ही पार्टी का एक ही आदमी पिछले कई सालों से जी। अध्यक्ष बना हुआ है। अध्यक्ष बना हुआ है। तो वो सब चीजें भाजपा की वो नीति नहीं है। तो इन नीतियों को बनाने वाले और इन नीतियों पे अमल करना, ये वो पिताजी खुद ही हैं। तो उन्होंने कभी ऐसा मेरे को ना कहा, ना मैंने कभी इच्छा जाहिर करी। हाँ, बैकएंड पर जितना हम कर सकते थे, दिल्ली के एग्जीक्यूटिव बॉडी में रहा। सोशल मीडिया सेल को मैंने, नेशनल सोशल मीडिया सेल बीजेपी, दिल्ली सोशल मीडिया सेल, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते जो सेवा कर सकता था वो करी। बट पहली बार ये चांस आया है। पिताजी रिटायर हो चुके हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद मैं एंटाइटल्ड हूं, एलिजिबल हूं कि मैं अपनी इच्छा जाहिर कर सकूं। सर, जब मुखी साहब जनकपुरी से चुनाव जीते थे, उसके बाद
जनकपुरी में जब भी काम हुआ या उनके क्षेत्र में काम हुआ तो वो दिखा, जमीनी स्तर पर भी वो काम दिखा। बट अगर मैं आज की बात करूं, जबकि आज आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर, आज अगर मैं एज एक वोटर की बात करूं तो मुझे वो चीजें जमीनी स्तर पर नहीं दिखती जो कि केजरीवाल साहब ने या उनकी पार्टी ने वादे किए थे। तो आपको क्या लगता है कि जो वादे आज तक दिल्ली की जनता से किए गए वो क्या पूरे हो पाए हैं? देखिए, वादा करना और जमीन पर एक्चुअल में काम करने में अंतर है। वादे केजरीवाल साहब ने इसलिए किए थे कि उनको चुनाव जीतना था और लोगों ने ऐसा महसूस किया कि एक नया चेहरा लेकर के आएंगे, नया चेहरा लेकर के, और शायद कुछ बहुत ग्रेट हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्रेट करते तो उसका स्वागत था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं सबसे पहले बात करूंगा जनकपुरी की। जनकपुरी के अंदर पिताजी 3 जनवरी 1980 को पहली बारी इलेक्ट हुए थे। तब मात्र मैं 10 साल का था। तब से लेकर के हमने 2015 तक, जब तक वो यहाँ के विधायक रहे, हर 6 से 8 महीने के बाद सब जगह ये होता हुआ देखा। आज ये नया प्रोजेक्ट मैं जनकपुरी के लिए सैंक्शन करा करके लाया हूं, आज ये नया प्रोजेक्ट लाया हूं। 6 महीने बाद फिर नया प्रोजेक्ट। वो लगातार जूझते रहे, कभी यहाँ की सड़कों के लिए, कभी यहाँ पर सरकारी इंस्टीट्यूशंस जैसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस, अथॉरिटी और राशन का दफ्तर, ये सब चीजें जनकपुरी में लाने के लिए, कभी यहाँ की सड़कों की डेंस कारपेटिंग होने के लिए। डेंस कारपेटिंग किसी समय के ऊपर ये एक बहुत बड़ी लग्जरी माना जाता था। उस समय पर दिल्ली जनकपुरी के अंदर ये लेकर के आए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी का डिलिमिटेशन हुआ। डिलिमिटेशन होकर के उन्होंने कहा मेरी तो कर्म भूमि और बढ़ गई। तो उन्होंने उत्तम नगर जैसे एरिया को, जहां पर सीवर, सड़क, पानी, बड़ी बेसिक बुनियादी थी नहीं वहां पे। और मुझे ध्यान है कि उस समय पर उन्होंने सिर्फ एक वर्ड बोला था, जनकपुरी सवारी है, अब उत्तम नगर की बारी है। ये स्लोगन बहुत चला था, बिल्कुल लिखा जाता था, मुझे याद है। और ये वाला स्लोगन सिर्फ स्लोगन नहीं था जी, इस वाले स्लोगन को हर रोज सुबह पूजा की तरीके से वो पढ़ करके और उस पर काम करते थे कि मेरे को वहां पर हर क्षेत्र में, हर गली में क्या ऐसा बदलाव लेकर के आऊं कि वहां की जनता के लिए सुखदायक हो। उनको पब्लिक के लिए काम करने का शौक है, आज भी है। आज भी वो अंदर से बड़ा खेद महसूस करते हैं कि जो मैंने काम किए थे वो मेंटेन नहीं किए। ये सच्चाई है सर कि उनके टाइम में जो काम हुआ था जनकपुरी के अंदर वो दिखता था। आज अगर मैं जनकपुरी की बात करूं, क्योंकि हमारा तो खुद का दफ्तर भी जनकपुरी में है, तो कूड़े के ढेर लगे पड़े जनकपुरी में। आज भी जनकपुरी के अंदर पार्कों के बहुत बुरे हाल हो गए हैं, जो कि किसी टाइम में जनकपुरी को यूं कहा था कि बड़े पोश एरिया के अंदर जनकपुरी आता है, और आज हालात बहुत बद से बदतर हो गए। बिल्कुल ठीक है। और वो जमीनी स्तर पर जो काम होने चाहिए ना, वो दिखते नहीं है सर। मैं आपको वाकया बताता हूं। हमारा बहुत छोटा था, पिताजी लैम्ब्रेटा स्कूटर चलाते थे जी। मुझे आज भी उसका नंबर भी याद है, 9015, ब्लू कलर का होता था। रात को हम कहीं से फंक्शन से आ रहे थे, तो वो तो सड़क पे रोक करके गाड़ी, ये वाली स्ट्रीट लाइट बंद है, तो उस खंबे का नंबर अपनी जेब से डायरी निकाल करके वो खंबे का नंबर नोट कर लेते थे। और अगले दिन सुबह वो भाई इस पे काम कराना, ये काम कराना है, ये मैं इस रास्ते से आया। और हर बारी जनकपुरी में एंटर करने का उनका जो माध्यम होता था कि मैं इस बारी इस रोड से आया हूं, अगली बारी उस रोड से आऊंगा, अगली बारी उस रोड से, मैं रात को सारी चेकिंग करूंगा। इस माइक्रो लेवल तक जो व्यक्ति नहीं कर, बल्कि मैं अब वो टाइम था और आज का टाइम ये है कि आज के टाइम में नेता, खासतौर से अगर मैं बात करूं केजरीवाल साहब की, वो जब कहीं जा रहे हैं तो 10-10, 15-15 कैमरामैन की टीम उनके साथ जा रही है और वो दिखा रहे हैं समस्या।
अभी कल ही का उनका एक इंटरव्यू था जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे काम थे जो मुझे कराने थे, मैं कर नहीं पाया। तो मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति पिछले 10 साल के अंदर अगर ये काम नहीं करा पाया तो अगले 5 साल में क्या काम कर पाएंगे? सर केजरीवाल जी का इतिहास देखें जी। तो मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूं और वो भी अपने आप माननीय को इंजीनियर केजरीवाल कहते हैं केजरीवाल सर। जी भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, नहीं कहते नहीं है वो। हम्म। उनको आईआईटी में जिंदल ग्रुप की एक स्पॉन्सर्ड सीट होती है, उनको वो वाली सीट मिली तो उन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी। वो टाटा मोटर्स टाटा जमशेदपुर में काम किया उन्होंने। टाटा जमशेदपुर से कितने दिन काम किया, वही वहां यूनियन बाजी, वही वहां पे टाटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन को लेस देन 3 इयर्स के अंदर छोड़ करके बाहर आ गए। वरना वो तो ऐसी कंपनी यार, लोग सोचते हैं कि लग जाओ तो छोड़ने की जरूरत जो नहीं है। रिटायरमेंट तक वहां पर रहते हैं। मतलब एक टाटा कंपनी एक अपने एम्प्लॉयज का बहुत अच्छा ध्यान रखती है। वहां से भी वो चले गए, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अब आप एक व्यक्ति का बताएं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 3 साल से ज्यादा एक व्यक्ति एक स्टेट के अंदर नहीं रह सकता। ये 18 साल दिल्ली के अंदर कैसे रह लिए? क्या इससे आपको समझ नहीं आता कि 18 साल में तो उनको पूरे देश का भ्रमण कर लेना चाहिए था, हर 3 साल बाद अलग अलग क्षेत्र में जाना चाहिए था? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप देखिएगा कि फिर वो वहां से भागे, फिर अन्ना जी के पास पहुंच गए, फिर वहां से भागे, फिर दिल्ली सरकार में बोलते कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं, कांग्रेस के साथ हाथ मिला के सरकार बना ली। बच्चों की झूठी कसम खा ली, फ्री बिजली फ्री पानी दिया तो लोगों को फ्री पानी ऐसा मिल रहा है कि नल खोलो तो उसके अंदर गंदा पानी आ रहा है, नाले का पानी आता है, नाले का पानी। तो ये ऐसा फ्री पानी बिजली भी सर घरों के लिए तो इन्होंने फ्री करे, वो भी कुछ यूनिट। तो कमर्शियल तो कमर्शियल का आप रेट देखो ना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे महंगा रेट दिल्ली का है। तो इन चीजों पे वो नहीं जाते। और मैं तो उनकी एक बात पे बड़ा हंसता हूँ, और हंसता भी नहीं, मुझे तो लगता है कि इस बात को लेके जितने भी हमारे कमिश्नर इनकम टैक्स में पुराने रहे हैं उनको उनके ऊपर एक केस करना चाहिए। वो इसलिए वो ये कहते हैं कि भाई इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट पे जितने भी लोग रहे हैं या उस पोस्ट पे जो आदमी रहता है वो करोड़ों रुपए कमाता है, पर मैंने 1 रुपया नहीं कमाया। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि इनसे पहले जितने भी उस पोस्ट पे रहे वो सब भ्रष्ट थे। अब ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उनके कोलीग्स जाने, लेकिन मैं उनकी भ्रष्टता और उस सब के ऊपर तो सारी जनता जान ही चुकी है। मैं ये कहूंगा कि दिल्ली के अंदर जो डिटेरियोरेशन ऑफ दिल्ली सिटी इन लास्ट 10 इयर्स हुआ है, वो वैसा पतन होता हुआ हमने कभी बचपन से नहीं देखा था। इवन अगर मैं अप्रिशिएट करूंगा, शीला जी के 15 साल उन्होंने दिल्ली में बिताए, वो भी ऑपोजिशन था, मतलब बीजेपी की ऑपोजिशन पार्टी थी, लेकिन दिल्ली के अंदर उन 15 सालों में नए प्रोजेक्ट्स आए, वो एग्जीक्यूट हुए, ग्राउंड पर दिखे, ये वाली चीज तो थी ना। लेकिन 10 सालों में तो एक प्रोजेक्ट बता दें कि दिल्ली में उन्होंने क्या किया। वो ढिंडोरा पीटते हैं, स्कूलों में ये किया, स्कूलों में वो किया। अरे वो स्कूलों में क्या किया? स्कूलों के अंदर एक स्कूल नया नहीं बना। सर मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप गूगल करके निकाल लीजिए। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी केंद्र सरकार की बोलती है, जिसके लिए फंडिंग केंद्र सरकार से आती है, उसको उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया। मतलब एक चीज को एग्जीक्यूट कर लिया तो उसका वो इतना ढिंडोरा पीटते हैं। इतनी बड़ी योजना, आयुष्मान भारत योजना, मैं बुजुर्गों के लिए हर कोई इज्जत रखता है, सबको चिंता है। एक कहीं पर हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए तो कितना लाखों का एक्सपेंस आ जाता है। मतलब पर ईयर 5 लाख रुपीस का एक्सपेंस सेंट्रल गवर्नमेंट आयुष्मान भारत योजना के थ्रू देती है। पहले से देती आ रही है सर। नहीं, पिछले ये 2016 में, 2016 से शुरू करी है वो स्कीम। ये स्कीम बहुत ही खेद के साथ बताना पड़ रहा है आपके माध्यम से कि ये स्कीम दिल्ली में, पंजाब में और वेस्ट बंगाल में 3 जगह पर यह स्कीम अभी तक लागू नहीं हुई। और पूरे देश में ये स्कीम, बुजुर्ग इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। अब इन 3 स्टेट में से 2 स्टेट तो आम आदमी पार्टी रूल करती है, तो क्यों इस स्कीम को लागू नहीं कर रहे? ये एक बहुत सवालिया निशान है। और ये बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो मुझे लगता है
कि पहला डिसीजन, कैबिनेट डिसीजन आयुष्मान योजना को लागू करने का ही रहने वाला है। ये मैं आपसे एक आपके टाइम था माध्यम जब से कहना चाहूंगा। अटल जी भी जब विपक्ष में रहे हैं, या उससे पहले भी जितनी सरकार थी, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, पर विपक्ष ने कभी भी प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया। ठीक है, कभी भी गाली गलौच वाली जो भाषा है उसका इस्तेमाल नहीं किया। एक सभ्य रह के, एक ठीक है भैया, आप किसी की विचारधारा से अगर सहमत नहीं हो तो एक तरीका होता है उसका विरोध करने का। पर आज के टाइम में जैसा सोशल मीडिया पे केजरीवाल साहब या इनके तमाम नेता करते हैं, वो आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ और सिर्फ एक द्वेष भावना वाली राजनीति रह गई है? सर मैं तो ये कहूंगा, कभी कोई विपक्ष में होगा, कभी कोई पक्ष में होगा, पार्टी रूलिंग में होगा, उससे फर्क क्या पड़ता है? दोनों का लक्ष्य पब्लिक के बीच में जब चुनाव में गए थे तो एक ही था ना, सर्विस टू द पब्लिक, जी बिल्डिंग द नेशन, बिल्डिंग द स्टेट। सभी का मिशन तो एक ही है ना। जी तो क्या आपने एक दूसरे के प्रति कुछ बोलना है, ये तो आपके संस्कार और आपकी सभ्यता ही आपको आपकी दर्शाती है, लेकिन आप पब्लिक को सर्विस करने में क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? मैं उस चीज से मेरे को बहुत खेद होता है। आप इलेक्ट होकर के आए हैं तो आपके लिए वो पहला धर्म आपका पब्लिक की सर्विस करना है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ भी और कहने, बोलने और बहाने बनाने का कोई अधिकार नहीं है। अतुल जी, पढ़ाई लिखाई आपने सब दिल्ली में की है, तो कॉलेज कहाँ से किया आपने? सब मेरे स्कूलिंग मैंने जनकपुरी से ही करी है हम्म, और हैप्पी मॉडल स्कूल से अच्छा। पढ़ा हूं मैं। और इंजीनियरिंग मेरा दिल्ली में एडमिशन नहीं हो पाया था। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज बैंगलोर से किया, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और एमबीए मैंने दिल्ली से किया। तो स्कूल लाइफ और इंजीनियरिंग लाइफ जो थी आपकी, जी उसको कैसे याद रखते हैं? मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आदमी के जीवन का जो सबसे सुनहरा पल जो होता है वो स्कूलिंग टाइम का या कॉलेज टाइम का ही होता सर, जब हम पढ़ करके निकले है। जी तो कई साल तक सब लोग अपने अपने प्रोफेशन में निकल गए, लेकिन आपको याद दिलाता हूं कि फेसबुक जब लॉन्च हुआ तो जी, वो एक ऐसा पीरियड था कि सारा का सारा क्लासरूम वही आ स्कूल का गया। और सारा का सारा क्लासरूम कॉलेज का सब दोबारा से इकट्ठे हो गए। हम्म, और हमारे 8 फ्रेंड्स का ग्रुप है और अच्छा। हमने हर शनिवार को रात को भोजन इकट्ठे करना है। और ऐसा बना हुआ है परिवारों में एक बिल्कुल, पुरानी मतलब यादें ताजा, फेसबुक का बड़ा योगदान है पुराने योगदान दोस्तों को मिलाने का। पुराने दोस्तों को मिलाने का। बिल्कुल सर, मुखी साहब एक बहुत बड़े नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी में तो दिल्ली की राजनीति में उनका कद सबसे बड़ा है। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको उनकी सबसे प्यारी लगती है? क्योंकि पिता तो आपके हैं ही वो, उसके अलावा राजनीति को लेकर आपको क्या लगता है कि जो आप वैसा, अगर राजनीति में आप आते हैं तो आपको लगता है कि मैं मैं भी ये जरूर करूंगा? मैं एक चीज कहूंगा कि राजनीति में आकर के हमारे को जो बचपन की फीलिंग है, जो अंदर की फीलिंग है, वो जी शेयर करूंगा जी आपको। कैमरा वाली फीलिंग जी नहीं। जी जी। सो उन्होंने हमारे से भी ज्यादा प्राथमिकता हम्म, जनकपुरी वासियों को और जनकपुरी की समस्याओं को दी। फोकस करते हुए दी। मुझे ध्यान है पिताजी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कर्मचारी थे, प्रोफेसर रहे प्रोफेसर है। शहीद भगत सिंह जी। कॉलेज के। तो एलटीसी मिला करता था, हम्म, जो शायद 2 साल में एक बार ही मिलता है। तो 2 बारी तो ऐसा हुआ कि उन्होंने, कोई जनकपुरी में कोई समस्या आई थी, मुझे अब याद नहीं है, बचपन की बात है। तो हमारा बड़े दिन तक मूड खराब रहा था, उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि नहीं, अब हम अभी घूमने नहीं जा सकते हैं, अभी ये समस्या आ गई है। 2 बारी मुझे आज तक याद है मतलब ऐसा परिवार हुआ। से पहले जनता। ये ये बिल्कुल सच्ची वाकया है कि हमने फिर वो टिकट्स कैंसिल कराए, तो कई दिनों तक हम नाराज रहे, बट उनके लिए वो उस टाइम में प्राथमिकता। एक टाइम भी था कि भाई चलो घूमने जाना, आदमी साल 2 साल में एक बार घूमने जा रहा है, हाँ, तो तो ये क्रेज रहता था। मतलब ये मैं वाकया क्यों बता रहा हूँ जी आपको कि कई चीजें छाप छोड़ जाती है दिमाग में। शायद तो मैं 6th 7th में रहा हूँगा तब की बात होगी, हाँ तभी की लगभग। वो उनके लिए पहली प्राथमिकता जनकपुरी निवासी
रहे हैं। और अभी भी मैंने अपनी रिहाइश बिल्कुल फैक्ट्री के पास में ही रखी हुई है, अच्छा, क्योंकि डिस्टेंस के डिस्टेंस कारण बहुत से, लंबा है, ट्रैफिक के बिल्कुल कारण बिल्कुल। से। तो मैं उनको बोलता हूँ जी आप मेरे पास ही यहाँ पर आ जाओ। वो आज भी अपना गवर्नर पद छोड़ने के बाद जनकपुरी से नहीं हिलना चाहते नहीं जाना चाहते। कि नहीं, मैं जनकपुरी से नहीं जाऊंगा। नहीं, और मैंने सुना भी और मुझे पता भी चला, इवन कि मैंने देखा भी है कि सुबह शाम लोगों का एक तांता रहता है मुखी साहब से मिलने के लिए कि भाई अपनी समस्या है तो, और आज भी वो उनकी समस्या का निवारण कर रहे होते हैं। आज भी वो अपनी पूरी डायरी, पूरे इंजीनियर्स के नाम, इंजीनियर्स किसको क्या बोलना है, कैसे हम्म। बोलना है, वो आज भी अपना लगे रहते हैं वो। सर, एक बड़ी हिट फिल्म आई थी अनिल कपूर साहब की, नायक। और मुझे लगता है कि वो फिल्म कहीं ना कहीं हमारे देश की राजनीति से बड़ी जुड़ी हुई है। बिल्कुल जुड़ी हुई तो आपको क्या लगता है कि कोई भी व्यक्ति, जैसा नायक फिल्म में दिखाया था कि एक दिन के अंदर जो चमत्कार अनिल कपूर साहब ने फिल्म में किए थे, क्या आपको लगता है कि देश की राजनीति में अगर कोई राजनेता ऐसा आता है तो वो ऐसा कर सकता है, या ऐसा होना भी संभव है? हाँ, संभव है। किया जा सकता अगर रियल लाइफ बन जाए तो संभव है। है। अच्छा। लेकिन हाँ, वो एक मंशा है, वो एक व्यक्ति के अंदर के भाव हैं जी। कि ऐसी चीज एक दिन में हो जाए। असलियत में एक दिन में नहीं हो नहीं हो सकता, सकता। लेकिन हर चीज को, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड इशू हैं, चाहे वो क्लीननेस रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो सीवर रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे मिसमैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक इश्यूज हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट है, चाहे यूथ एम्प्लॉयमेंट है, चाहे हायर एजुकेशन है, चाहे स्कूल एजुकेशन है, हर चीज की पॉलिसी का वन पेजर पॉलिसी, वन पॉलिसी इन ऑन द वन पेज। एक A4 साइज की शीट है, A4 साइज की शीट के ऊपर पूरी पूरी की पूरी पॉलिसी को एक्सप्लेन किया जा सकता है और तैयार किया जा सकता है। अगर ये शीट हम तैयार कर लें, ये वाइट डॉक्यूमेंट हम तैयार कर लें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर वहां पे उनको सही गाइडलाइंस दें, तो हाँ, चीजें सही दिशा में, सही प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव करनी शुरू कर कर सकती है। सकते हैं। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। फिल्म मुझे भी बड़ी पसंद है कि जो काम अनिल कपूर जी ने एक फिल्म में एक दिन में किया, ठीक है, एक दिन में संभव नहीं है, पर क्या 10 साल में भी संभव नहीं है? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ सर सर कि वो केजरीवाल साहब जब आए थे ना, तो लोगों को लगा था कि हाँ यार, ये व्यक्ति वो नायक फिल्म का अनिल कपूर ही है, ये कुछ ना कुछ कर देगा। पर आज 10 साल हो गए हैं, आज भी यमुना साफ नहीं हुई है, आज भी दिल्ली की सड़कें, जो पेरिस की बातें होती थी वो बातें हवा में रह गई हैं। पॉल्यूशन का क्या लेवल है आप जानते हैं। सर, सारी चीजों का लेवल पहले से डिटोरेट हुआ है। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि जो पॉलिसी पहले चल रही थी, वो पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन भी वीक हुई है। उसका कारण है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को, जिस प्रकार से केंद्र सरकार को, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स को बोलते हैं, अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, वो इतना खराब है कि कोई व्यक्ति काम करना चाहे भी तो नहीं करेगा। आप किसी को आदर दे करके, रिक्वेस्ट करके, उसके साथ आर्ग्यूमेंट करके आप अपनी पॉलिसी, आप अपनी सोच को इंप्लीमेंट करा सकते हो, ना कि किसी को अपशब्द कह करके इंप्लीमेंट करा सकते हो। ये उनके स्वभाव में है। मैंने बिल्कुल आपको जो बिल्कुल। उनका पूरा करियर बोला, ये उनका स्वभाव है। अब अगर किसी को रिक्वेस्ट करके ऑफिसर को कराएंगे तो वो काम करेगा ना सर, क्यों नहीं करेगा? पर किसी का गाली गलौज या उसको ब्लेम करके आप उसको करते ब्लेम तो करके वो नहीं करवा नहीं करा सकते सर। सकते। ये सर, दिल्ली की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं, अभी जैसे हालात चल रहे हैं और जैसी लोगों के साथ परेशानियां हैं? पाप का घड़ा भर चुका है और दोबारा कमल खिलने वाला है। बहुत शॉर्ट में आपने बता दिया। मैंने तो बहुत शॉर्ट में बताया, और ऐसा होने वाला है। जी। और 26 फरवरी से को भाजपा का परचम लहराएगा, ये मैं अच्छा। आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि लोगों ने अब मन बना लिया है। उनको
वोट किसने दिया था? हम्म। वोट दिया था एक गरीब व्यक्ति ने। उस गरीब व्यक्ति को क्योंकि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा, इन सब चीजों का प्रलोभन दिया। उन्होंने एक बारी धोखा दे लिया, दो बारी दे लिया, पंजाब में भी दे लिया। अब लोग समझ चुके हैं, लेकिन अब भी उन्होंने आखिरी भी पत्ता छोड़ा नहीं। अब भी उन्होंने 2100 रुपए के पेंशन के फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए कि शायद इस बार भी लोगों को बना लें, जी, बिल्कुल। लेकिन लगता नहीं पर है। आपको क्या लगता है कि सर, जैसे 2100 रुपये महीना महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑटो के ड्राइवरों को हर 6 महीने में वर्दी सिलाने की बात करते हैं, बसें फ्री कर रहे हैं, ठीक है, क्या ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था उसको खराब नहीं करेंगी? दिल्ली सरकार के पास अगर इतना पैसा है कि वो ये सब स्कीमें चला सकती है, तो फिर अब आज दिल्ली की, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि दिल्ली अब घाटे में जाना शुरू हो गई है। सर, दिल्ली सरकार के पास जो बजट है, हम्म। आप ये जानते हैं कि 500 करोड़ रुपए का बजट आज विज्ञापनों के अंदर खर्च होना शुरू हो चुका बिल्कुल। है। मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट 20 करोड़ रुपए का किया तो उसके ऊपर 40 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च होंगे। अरे आप काम करिए ना, लोगों के अंदर उसकी खुशबू अपने आप पहुंच जाएगी। विज्ञापन की जरूरत नहीं है उस काम के लिए। बिल्कुल। तो ये वो एक बड़े बूढ़े कहते थे, आदमी का काम बोलता है। काम बोलेगा, बिल्कुल। काम बोलेगा, लोगों को महसूस होगा, अपने आप बोलेंगे वो। आपको विज्ञापन के लिए कभी आज तक बजट नहीं था। नहीं। मैं पिताजी ने दिल्ली सरकार के लगभग लगभग 6 बजट बनाए थे, और उसके बाद 10 साल लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, तो हर बजट के ऊपर उनकी टिप्पणी आती थी। तो यानी कि 15-16 बजट हमने उनके साथ इन्वॉल्व होकर के पढ़े भी और उनको गहराई में जाकर के समझा भी। हमें तो निध्यान के कभी भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स का बजट रखा हो, बिल्कुल, नॉट इवन 1 रुपी, तो वो उन्होंने 500 करोड़ कर दिया। पर सर ये फ्री के जैसे रेवड़ी बांटी जा रही है, ये कहाँ तक ठीक है? ये सब चीजें, ये मेरे को तो नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता है? मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं जनता को रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव के टाइम में सारी उनको रेवड़ी उनके हाथ में पकड़ा दो। सत्य है आपकी बात। मैं आपको अपनी सोच साझा करता हूं। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, और एंटरप्रेन्योर की शिप की तरफ ही मेरा दिमाग जाता है। आपको देश में सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको मिलेगा वुमेन एम्पावरमेंट का, वो मिलेगा लिज्जत पापड़ जी। आपको पता हो कि वो पापड़ इंडस्ट्री महिलाओं ने शुरू करी, और आज वो विश्व के अंदर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हजारों लाखों महिलाएं उस उद्योग के साथ जुड़ गई आज भी और वो उस कोऑपरेटिव की तरह से उस उद्योग को चलाते हैं। क्या ऐसा दिल्ली में कुछ पॉसिबल नहीं था? बिल्कुल है सर। क्या दिल्ली के अंदर आज इंडस्ट्रियल एरियाज खंडर बन करके रह गए हैं? ठीक है, मेरे को भी उद्योग दिल्ली से लेकर के दिल्ली से बाहर जाना पड़ा पॉल्यूशन के कारण से। एक कैपिटल सिटी को डेवलप करना था, लेकर के जाना पड़ेगा। लेकिन क्या उस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ग्रीन इंडस्ट्री, क्या उस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को नहीं बसाना चाहिए था? सोच का फर्क है। कुछ कर्म करने के लिए कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उस पॉलिसी को के ऊपर डेप्थ में जाना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये सोच ही नहीं है सर। देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर ऐसे हालात होंगे तो फिर तो मतलब अगर आप बात करें तो दिल्ली मॉडल की, तो फिर कहाँ दिल्ली मॉडल है? अगर किसी गांव, कोई अगर हमारे किसी भी राज्य के छोटे मोटे गांव के बराबर भी अगर हम लोग डेवलप नहीं हो पाए, तो फिर क्या काहे की दिल्ली मॉडल रहेगी सर? अगेन, आज तो सबकी सबसे ज्यादा चीज किसी व्यक्ति पे डिपेंड करने के बजाय गूगल पर डिपेंड करते हैं। जस्ट सिंपली आप देखिए, व्हाट वाज द रैंकिंग ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली, इन 2015, एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इन 2024। रैंकिंग हमारी कहां थी और कहां पहुंच चुकी है, वही आपको सारा बात गूगल ही जवाब देगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जो महसूस करते हैं वो आप महसूस करते हैं। मैं आपसे कुछ कहूंगा तो आप मुझे कहेंगे कि भाजपा के प्रतिनिधि होने के नाते मैं कुछ कह रहा हूं, लेकिन गूगल तो किसी का प्रतिनिधि नहीं है ना।
बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल आपसे, बीजेपी के साथ आप जुड़े हुए हैं और अभी आने वाले चुनाव में आप भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई आपको टिकट मिले और आप चुनाव में हिस्सा लें, इन चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? सो मैंने प्रयास ये किया है जी और बहुत सिंसियरली पूजा पाठ करके अपनी अर्जी बनाई और जाकर के सही जगह पर दे दी। इससे ज्यादा मैंने कोई प्रयास नहीं किया। ठीक है। आपको लगता है कि अगर भाजपा दिल्ली में आती है इस बार, तो ये जितने भी परेशानी लोग झेल रहे हैं, जो बेबुनियादी परेशानी है, क्या ये दूर हो पाएंगी सर? ये सवाल मेरा एज एक नागरिक भी है, दिल्ली का वोटर के नागरिक। वापस एक दिशा में जरूर आ जाएंगी, जिस दिशा में पहले भाजपा की सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार थी। कुछ भी मतभेद होते रहते थे, लेकिन स्टेट की प्रोग्रेस को कभी ताक पर नहीं रखा जाता था। पब्लिक के लिए उस चीज की सर्विसेज को कभी ताक पे नहीं रखा जाता था। मैं एक बहुत ही अहम बात आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, लेकिन मेरे दिमाग में अब आई। जी बिल्कुल। पार्टी का नाम रखा आम आदमी पार्टी और झोले जैसी शर्ट पहन ली, आम आदमी का लुक भी दे दिया अपने आप को। सर मैं एक आम आदमी, ना साइकिल पर चलता है, ना बस में चलता है, ना स्कूटर पे, ना कार में। आम आदमी को चलने के लिए चाहिए एक फुटपाथ। बहुत लंबी मुझे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जनकपुरी के बारे में जरूर जानता हूं। एक बेहतरीन साइकिल ट्रैक भी था और एक बेहतरीन फुटपाथ दिल्ली जनकपुरी के अंदर हर ब्लॉक में, हर रोड के ऊपर थे। आप आज देख सकते हैं कि उन फुटपाथ का आज क्या हाल हो चुका है। बिल्कुल। मतलब जो पार्टी अपने आप को आम आदमी की बोलती है, वो आम आदमी के पैदल चलने का रास्ता भी आज खत्म कर चुकी है। वो आम आदमी कहां से रह गई? मुझे आज भी अच्छे से याद है सर, जो साइकिल ट्रैक की आपने बात कितना करी थी, ब्यूटीफुल साइकिल ट्रैक था जी। करोड़ों रुपए लगा के वो साइकिल ट्रैक बनाया गया था कि ताकि साइकिल वाले एक अलग से लाइन में चल सके। और आज उस पूरे रोड का ये हालत है कि उस पर जगह जगह या तो कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं या अवैध रूप से कब्जे है उसके ऊपर। और वो आज ट्रैक, मेरे को लगता है जो सरकार ने जो करोड़ों रुपए लगाए थे वो आज खराब हो गए, कूड़े में चले गए आज। खैर सर, इस कैमरे में देख के मैं ये चाहूंगा कि सिर्फ आप आज जो आपकी हमारी बातचीत हुई है, इसके बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आने वाले टाइम को लेके आप क्या सोचते हैं? सब बीते लगभग 35 मिनट में मेरी फ्लैशबैक मेमोरीज, आप मेरे स्कूल टाइम से लेकर के आज तक के राजनीतिक में एंटर करने की इच्छा जाहिर करने तक आपने मेरे को पूरा 35 मिनट में फ्लैशबैक करा दिया। यही कहना चाहूंगा, इतने शॉर्ट टाइम में आपने मेरी पूरी चाइल्डहुड से अब तक की मेमोरीज ब्रश अप कर दी। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूंगा कि आपके साथ जो बातचीत हुई हमारी बहुत बढ़िया हुई है, मजा आया मुझे भी आपके साथ बात करके। और आने वाले कुछ दिनों में हम दोबारा एक नया पॉडकास्ट फिर से आपके साथ करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।